वालेकुम। अच्छा बेटा, हमने जो है पिछली लास्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट किया था विच वाज इररिकवरेबल डेब्ट्स एंड अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेब्ट्स, जिसका पुराना नाम है बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसका हमने एक सब टॉपिक पढ़ा था। और उसके अंदर हमने बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन करी थी। थोड़ा सा पिछली क्लास का शॉर्ट क्विक रिकैप करते हैं और फिर इंशाल्लाह आज वाली क्लास के अंदर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेटा, अगर मैं पिछली क्लास का रिकैप करवाता हूँ तो बेसिकली बैड डेब्ट्स क्या होते हैं बेटे, जब मैं गुड्स उधार पे बेचता हूँ और सामने वाला हमारा कस्टमर, हमारा ट्रेड रिसीबल हमारे पैसे लेके भाग जाता है, तो उस अमाउंट को बेटा हम बैड डेब्ट्स कहते थे। अब जब बैड डेब्ट्स होते थे तो उसमें बिजनेस का नुकसान हो जाता था, इसीलिए बिजनेस उसको क्या ट्रीट करता था बेटा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस बेटा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। इसीलिए बेटे हम बैड डेब्ट्स को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो बंदा पैसे लेके भाग जाता था उसको हम क्रेडिट कर देते थे, क्योंकि हमें उससे पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे ट्रेड रिसीबल्स कम हो जाएंगे। ये मैंने पहला केस समझाया था। फिर बेटा मैंने दूसरा केस समझाया था जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि कुछ पैसे आ जाते हैं और कुछ पैसों से बैड डेब्ट हो जाता है। तो मैंने आप लोग को बताया था जितने पैसे आए वो डेबिट, जितने से बैड डेब्ट हुआ वो डेबिट, और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट बाय फुल अमाउंट। ऐसा ही था। तो बैड डेब्ट एक्सपेंस टू डेबिट, बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट या कैश डेबिट, और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दो बाय फुल अमाउंट। इसके बाद हमने बैड डेब्ट्स का टी अकाउंट के ऊपर डिस्कशन की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि आप बैड डेब्ट का टी अकाउंट बनाओ, तो बैड डेब्ट एक एक्सपेंस का अकाउंट है और एक्सपेंस बेटे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके जितने भी बैड डेब्ट्स होंगे आप उन सबको किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे बेटा, डेबिट साइड पे। और साल के एंड में जब आपको अकाउंट्स को बैलेंस करना है ना, तो आप वीकर साइड पे कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं लिखोगे। आप वीकर साइड पे क्या लिखोगे बेटा, इनकम स्टेटमेंट लिखोगे। क्या लिखोगे, इनकम स्टेटमेंट। आप ये शो करोगे कि साल के एंड में हमने इस खर्चे को इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता था बेटा, मैचिंग कॉन्सेप्ट लगता था। और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि आपकी करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। यानी जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लो। इसीलिए मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया था बेटा। एंड देन मैंने आप लोग को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बताया था कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके एसेट्स और आपके प्रॉफिट्स ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए। ओवर स्टेट का मतलब क्या है कि बेटा फजूल में नहीं बढ़ने चाहिए। इसीलिए मैं बैड डेब्ट्स को क्या ट्रीट करता हूँ, एक्सपेंस, ताकि मेरे प्रॉफिट फजूल में ना बढ़े। ठीक हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? तो यहाँ तक बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और एक अच्छा सा रिकैप भी हो गया। आज वाली क्लास के अंदर हमें नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है विच इज़ बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसका नया नाम है बेटा अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेब्ट्स। अब इसका सीन क्या होता है? देखो बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि इसमें मैनेजमेंट अंदाज़ा लगाती है, मैनेजमेंट शक करती है कि हमारी इतनी अमाउंट बैड डेब्ट हो सकती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने 5 लाख रुपए की सेल्स करी, यानी 5 लाख रुपए के गुड्स उधार पे बेचे। तो उसमें से मुझे शक है कि 10% अमाउंट मुझे ना मिले। अभी जो मैं शक कर रहा हूँ ना, इसे क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मुझे डाउट है, हो सकता है कि मुझे 10% अमाउंट मिल भी जाए और हो सकता है मुझे 10% अमाउंट ना भी मिले। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्या मतलब है बेटा, इसमें मैनेजमेंट अंदाजा लगाती है कि हमारी इतनी अमाउंट बैड डेब्ट हो सकती है। अब हो सकता है कि वो बैड डेब्ट हो जाए और हो सकता है कि वो बैड डेब्ट ना भी हो मेरा बेटा। तो सर हम शक क्यों कर रहे हैं? अगर बैड डेप हो जाए तो एक्सपेंस ट्रीट कर लो, और अगर बैड डेप ना हो तो कहीं पे भी ना लिखो। खामखा शक करके हमने नया कॉन्सेप्ट क्यों लाए? देखो बेटे, अभी हमने डिस्कस करा कि दो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको आपके एसेट्स और प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट नहीं करना, शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। ओवरस्टेट नहीं करने का मतलब है आपको उनको फजूल में नहीं बढ़ाना। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ बेटा, पहले से ही शक कर लेता हूँ, पहले से ही डाउट कर लेता हूँ कि हमारी इतनी अमाउंट बैड डेप हो सकती है, ताकि हमारे प्रॉफिट्स फजूल में ना बढ़े। बेसिकली मैं अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहता हूँ, ताकि मेरे प्रॉफिट्स फजूल में ना बढ़े मेरा बेटा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या है, मैनेजमेंट अंदाजा लगा रही है, मैनेजमेंट शक कर रही है कि हमारी इतनी अमाउंट बैड डेप
हो सकती है। अब हो सकता है कि वो हो भी जाए और हो सकता है वो ना भी हो। हम शक क्यों कर रहे हैं? ताकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर सकें। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट्स को फजूल में नहीं बढ़ाना। इसलिए हम अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रह रहे हैं। सही हो गया? अब इसका मतलब तो क्लियर हो गया। अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आओ ये समझो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना है बेटा हमें इसको। ठीक है, लेट्स अज्यूम बेटा मैं जो हूँ, चलो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ओके लेट्स बिगिन। लेट्स अज्यूम बेटा मैं जनवरी के महीने में हूँ। जनवरी के महीने में मैंने टोटल 1,20,000 रुपये के गुड्स उधार पे भेजे हैं। यानी टोटल मुझे लोगों से कितने पैसे लेने हैं? टोटल मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 1,20,000। जिसमें से बेटा मैं पीएफडीडी क्रिएट कर रहा हूँ कितना परसेंट? 10%। क्रिएट कह रहा हूँ कितना परसेंट बेटा? 10%। विच मीन्स दैट के 1,20,000 में से मुझे शक है कि मुझे 10% अमाउंट ना मिले। हो सकता है मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले। अब इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा बेटा? 1,20,000 लोगों से मांगता था, उसमें कितना परसेंट शक है? 10%। 10% कितना आया बेटा? 12,000। बेटा ये जो मेरे 12,000 आए, ये आए हैं मेरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जिसका नया नाम है अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेब्ट्स। अब 1,20,000 में से मुझे शक है कि 12,000 मुझे ना मिले। हो सकता है मिले भी और हो सकता है ना भी मिले। तो कैलकुलेट करना तो हमें आ गया। अब सर इसको ट्रीट क्या करें? एक्सपेंस ट्रीट करें या इनकम ट्रीट करें, क्या करें? देखो बेटा इसकी एक सिंपल ट्रिक है। बेटा जब भी सवाल में लिखा हुआ हो ना कि पीएफडीडी क्रिएट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, वोकैबलरी पे फोकस करना है, इधर एग्जामिनर वोकैबलरी में खेलता है। क्या हो रहा है बेटा? क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा बिजनेस का पहला साल है, बिजनेस अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अभी फ्रेश बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो बिजनेस का पहला साल है। जब भी क्या लिखा हो, पीएफडीडी क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएट होने का मतलब क्या है कि बिजनेस का पहला साल है, बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जब बिजनेस का पहला साल होगा ना, तो आप पूरी डाउटफुल डेब्ट्स के अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट करोगे। क्या ट्रीट करोगे बेटा? पूरी डाउटफुल डेब्ट्स के अमाउंट को क्या ट्रीट करोगे बेटा? एक्सपेंस ट्रीट करोगे। जब भी क्या लिखा हुआ हो, पीएफडीडी क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस का पहला साल है, ट्रेडिंग का अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। तो जब बिजनेस का पहला साल होगा तो आप पूरी डाउटफुल डेब्ट्स के अमाउंट को क्या ट्रीट कर लोगे बेटा? एक्सपेंस। तो सर एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो क्या डेबिट होगा? नहीं बेटा, अभी डेबिट क्रेडिट पे आना ही नहीं है। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर मैं डिस्कशन कर ही नहीं रहा। अभी सिर्फ हम मतलब सीखेंगे, कैलकुलेट कैसे होता है और क्या कहेंगे वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी क्या लिखा हुआ हो, पीएफडीडी क्रिएट हो रहा हो, इट मीन्स दैट इट्स अ फर्स्ट ईयर ऑफ अ बिजनेस। तो आप क्या करोगे बेटे? पूरी अमाउंट को क्या ट्रीट कर लोगे? एक्सपेंस ट्रीट कर लोगे। ठीक है, तो सर जब पहला साल नहीं होगा तो क्या होगा? ओके चलो एग्जांपल नंबर 2, लेट्स अज्यूम पहला साल या पहला महीना। अब मैं फेब में आ गया। फेब में बेटा मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? $140,000 है। यानी मैं टोटल लोगों से कितना पैसे मांगता हूँ बेटा? 1,40,000। जिसमें से बेटा 10,000 के बैड डेप हो गए। जब 10,000 के बैड डेप हो गए तो ये तो कंफर्म है ना कि 10,000 मिलने ही नहीं है। लोगों से कितने मांगता था? 140। आउट ऑफ 140, 10,000 मेरे क्या हो गए बेटा? बैड डेप्स हो गए। तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो मुझे मिलने ही नहीं है, राइट? तो बेटा अब मैं लोगों से कितने मांगूंगा? 130,000। यानी अब मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो गए बेटा? 130, क्योंकि 10,000 के तो बैड डेप हो गए। अब अगर देखते हो तो इसने बोला पीएफडीडी मेंटेन कर रहे हैं 10%। आप लोग ने एक चीज नोटिस करी, वोकैबलरी चेंज हो गई। जब पहला साल या पहला महीना था तो क्या लिखा हुआ था? क्रिएट। जब दूसरा साल या दूसरा महीना आया तो वोकैबलरी देखो चेंज होके क्या हो गई? क्रिएट से मेंटेन हो गई। यहाँ पे एग्जामिनर भी आपको हिंट दे रहा है कि अब पहला साल या पहला महीना नहीं है। कितना परसेंट चेक कर रहे हैं? 10% चेक कर रहे हैं। लोगों से कितना मांगते थे? 130। ये 10,000 तो मिलने ही नहीं है तो चले ही गए। इसमें कितना परसेंट चेक है बेटा? 10%। तो बेटा मेरी डाउटफुल लैब्स आ गए। कितने आ गए बेटा मेरे डाउटफुल लैब्स? 13,000 आ गए। कितना आ गए बेटा मेरे डाउटफुल लैब्स?
13,000। यानी कि 1,30,000 में से मुझे शक है कि 13,000 मुझे ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो सर क्या अब इस 13,000 को भी मैं एक्सपेंस ट्रीट करूंगा? नहीं बेटा। जब क्रिएट होता है ना, तो इसका मतलब होता है बिजनेस का पहला साल है, तो आप पूरी अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट करोगे। लेकिन जब क्रिएट नहीं है, मेंटेन्ड है, यानी जब पहला साल नहीं है, तो फिर आप पूरी अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट नहीं करोगे। तो सर फिर आप क्या करेंगे? तो बेटा अब आप करोगे कंपैरिजन। क्या करोगे मेरे बेटे? कंपैरिजन। जब पहला साल नहीं होगा तो आपने क्या करना है बेटे? कंपैरिजन। इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, डिक्रीज होगा तो इनकम ट्रीट करेंगे। सर नहीं समझ आया। देखो बेटा, अगर आप फेब में खड़े हो तो आपका लास्ट मंथ, या लास्ट मंथ कौन सा है? जैन। जैन में आपका शक कितना था? 12। फेब में आके आपका शक कितना हो गया? 13। तो आपके डाउटफुल लेवल्स क्या हो गए बेटा? इंक्रीज हो गए बाय 1,000। जब इंक्रीज हो गए ना, तो आप इस इंक्रीज को क्या ट्रीट करोगे? एक्सपेंस ट्रीट कर लोगे। अब पूरी अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो जब पहला साल नहीं है, तो आपने पूरी अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट भी नहीं करना, आपने कंपैरिजन करना है। अगर शक इंक्रीज हुआ तो नुकसान है ना, कि शक दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो आपने इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लेना है। अगर शक डिक्रीज हो जाता, लेट्स अज्यूम या 13 की जगह 10,000 आता फॉर एन एग्जाम्पल, तो फिर 2,000 से डिक्रीज हो जाता, तो फिर आप उसको क्या ट्रीट करते? इनकम। तो बेटे जब भी इंक्रीज होगा तो आपने एक्सपेंस ट्रीट करना है, एंड जब भी डिक्रीज होगा बेटे तो आपने उसको इनकम ट्रीट करना है। ठीक हो गया बेटा? तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होते क्या है। ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस करा कि ये अकाउंट्स में क्यों आया। तो हमने इसके पीछे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि हमें प्रॉफिट्स को फजूल में नहीं बनाना, इसीलिए हम अपने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रह रहे हैं। फिर हमने इसकी कैलकुलेशन सीखी। अगर क्रिएट है तो बिजनेस का पहला साल है, सर पूरी अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट कर दो। अगर पहला साल नहीं है, यानी कि मेंटेन लिखा हुआ है, या पहला साल नहीं है पढ़ के समझ आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? कंपैरिजन। इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस, और डिक्रीज होगा तो बेटे इनकम। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर भी आपको अपनी वोकेबलरी से हिंट दे रहा होता है। गुड टू गो। यहाँ तक कोई मसला? बेटा अब हम सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, कि इसको डेबिट करते हैं या इसको क्रेडिट करते हैं। आओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी सीखते हैं मेरा बेटा। आओ उसकी जर्नल एंट्रीज भी सीखते हैं बेटा, और उसका टी अकाउंट बनाना भी सीखते हैं। ठीक है बेटे? लेट मी इरेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स बेटे। अब बेटा सीन ये है कि सर हम इसको डेबिट करें या क्रेडिट करें, क्या करें? एक्सपेंस से तो डेबिट होगा, ऐसा है। अब देखो बेटा, बेटा आप अपनी लाइफ में जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे ना, जितने भी अलाउंस पढ़ोगे, वो सब आपकी एस्टिमेशंस होती हैं। ये सब आपके अंदाजा होता है कि हमारी इतनी अमाउंट बैड डेप हो सकती है, हम अंदाजा लगा रहे हैं ना। हो सकता है भाई 10% से बैड डेप ना हो सकता है 15% अमाउंट से बैड डेप हो जाए, और हो सकता है 1% अमाउंट से बैड डेप हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी इतनी अमाउंट बैड डेप हो सकती है, और हो सकता है कुछ बैड डेप हो ही ना। तो आप अपनी लाइफ में जितनी भी एस्टिमेशंस पढ़ोगे ना, जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे, आगे अभी पढ़ोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर थोड़े बड़े होगे तो और भी प्रोविजंस पढ़ोगे, तो आप जितनी भी एस्टिमेशंस पढ़ोगे वो सब आपके अंदाजे होते हैं। मैनेजमेंट पहले से वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड हो रही है, पहले से अंदाजा लगा रही है कि हमारी इतनी अमाउंट बैड डेप हो सकती है। तो अकाउंट्स में आप जितने भी एस्टिमेशंस पढ़ोगे, जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे, सारी की सारी एस्टिमेशंस एंड प्रोविजंस आपकी कॉन्ट्रा एसेट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्या होते हैं बेटे? कॉन्ट्रा एसेट्स। आप अपनी लाइफ में जितनी भी एस्टिमेशंस एंड जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे बेटे, सारे के सारे प्रोविजंस क्या हैं बेटा? कॉन्ट्रा एसेट्स। नाउ सर व्हाट आर कॉन्ट्रा एसेट्स? एसेट्स का उल्टा, एसेट्स का वाइस वर्सा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, ये बढ़ेगा तो बेटा क्रेडिट होगा, और कम होगा तो डेबिट होगा। तो आप अपनी लाइफ में जितनी भी एस्टिमेशंस पढ़ोगे,
जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे सारे के सारे प्रोविजंस क्या है बेटा, कॉन्ट्रा एसेट। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और कम होगा तो बेटा डेबिट होगा, एसिड्स का उल्टा है। तो जब हमने जनवरी के महीने में पीएफडीडी क्रिएट किया था ये 12,000, तो मेरे डाउटफुल लैब्स मैंने निकाले, तो मेरे डाउटफुल लैब्स बढ़ गए राइट, क्योंकि पहला साल था। पहले तो शक था ही नहीं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था। तो जब मेरे डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ गए, तो इसका मतलब है मेरा प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन बढ़ने का मतलब है कि बेटा मेरे कॉन्ट्रा एसेट्स बढ़ गए, और कॉन्ट्रा एसेट्स बढ़ते हैं तो हमेशा क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट। तो आप लोग ने ये याद रखना है कि आप अपनी लाइफ में जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे सारे के सारे प्रोविजंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट। बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और कम होंगे तो डेबिट होंगे। तो इसीलिए बेटा आप क्या करोगे, जब भी डाउटफुल डेब्ट्स निकालो, तो आप अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्या कर दोगे बेटा, क्रेडिट कर दोगे। आपने क्यों क्रेडिट करा बेटा, बिकॉज आपके कॉन्ट्रा एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो सर आपने तो बोला था कि जब क्रिएट करेंगे तो पूरी अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, और एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होता है, तो बेटा एक्सपेंस को डेबिट करो। एक्सपेंस को आप कहाँ लिखोगे, इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ लिखोगे बेटा, इसका नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस को आप कहाँ लिखोगे, इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड करो। करंट ईयर एक्सपेंसेस एंड करंट ईयर इनकम शुड बी मैच्ड। ऐसा ही है ना। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमारा प्रोविजन बढ़ा, कॉन्ट्रा एसेट बढ़े, तो डाउटफुल डेब्ट्स को क्रेडिट करा, और पूरी अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो एक्सपेंस को डेबिट करा। और एक्सपेंस को हमने कहाँ ट्रांसफर करा है, इनकम स्टेटमेंट में, ताकि हमारा फेयर प्रॉफिट है ना। सिमिलरली जब मेरा डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हुआ है, अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई ये 1,000 से इंक्रीज हुए थे, इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो आपने सिंपल बोला भाई इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारे प्रोविजन बढ़ गए, और सर ने बताया था कि प्रोविजन क्या है, कॉन्ट्रा एसेट है। और कॉन्ट्रा एसेट बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसीलिए जब डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो रहा है तो अगेन वही, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को क्रेडिट कर दोगे। क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि आपके कॉन्ट्रा एसेट्स बढ़ रहे हैं। कितने से इंक्रीज हो रहा था, 1,000 से। डेबिट किसको करोगे, सर ने बोला था कि जब भी शक इंक्रीज हुआ है तो नुकसान है, तो आपको एक्सपेंस ट्रीट करना है। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। और एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं बेटा, इनकम स्टेटमेंट में, ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर सीन बेटे। एनी प्रॉब्लम, तो जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे आगे, सारे के सारे प्रोविजंस क्या है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि याद हो। सारे के सारे प्रोविजंस क्या है, कॉन्ट्रा एसेट। बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट, साथ साथ बोलो। तो प्रोविजंस बढ़ा तो हमने क्रेडिट कर दिया, पूरी अमाउंट को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, और एक्सपेंस जहां लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में उसका नाम लिख दिया। सिमिलरली अगर डाउटफुल डेब्ट्स डिक्रीज हो जाते सर, जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी ना कि 13 की जगह 10 होता, तो ऑब्वियसली ये 2,000 से डिक्रीज हो जाता। सर वेरी सिंपल, डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारे प्रोविजंस कम हो गए। प्रोविजन कम होने का मतलब क्या है कि हमारे कॉन्ट्रा एसेट्स कम हो गए। और सर ने बताया कि कॉन्ट्रा एसेट कम होगा तो क्या होगा, डेबिट। इसीलिए हम क्या करेंगे बेटे, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को डेबिट कर देंगे। अब सर आपने तो ये बोला था कि डिक्रीज होता है तो क्या ट्रीट करते हैं, इनकम। और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो इनकम को क्रेडिट कर दो भाई। कहाँ क्रेडिट करेंगे इनकम को, इनकम स्टेटमेंट में। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो जिस साल के खर्चे और जिस साल की इनकम है उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लो। तो ये बेटा जर्नल एंट्रीज बनती हैं डाउटफुल डेब्ट्स की। मैंने आपको क्रिएट की भी बताई, इंक्रीज की भी बताई, और डिक्रीज की भी बताई। सिंपल सीन है। अच्छा इसके अलावा सर और कुछ एग्जामिनर पूछ सकता है, बिल्कुल। बेटा एग्जामिनर आपको कह सकता है कि सर मुझे डाउटफुल डेब्ट्स का टी अकाउंट बना के दिखाओ। तो देखो बेटा वो भी बहुत सिंपल है। तब एग्जामिनर आपको कहना कि डाउटफुल डेब्ट्स का टी अकाउंट बनाओ, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेब्ट का टी अकाउंट बनाओ, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का टी अकाउंट बनाओ। तो वो भी बेटा बहुत आसान है। बेटा आप किसका अकाउंट बना रहे हो, प्रोविजंस का अकाउंट बना रहे हो,
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सारे के सारे प्रोविजंस क्या होते हैं बेटे, कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं। इसीलिए ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और कम होंगे तो डेबिट होंगे। यानी इनकी जो नेचर है वो कौन सी नेचर है बेटा, क्रेडिट नेचर है। विच मीन्स दैट कि इनका जो ओपनिंग वैल्यू है वो किस साइड पे आएगी बेटा, क्रेडिट साइड पे। अगर मैं अपनी डेटा एग्जाम्पल की बात कर लूँ तो अगर मैं फैब में खराब हूँ तो मेरा ओपनिंग कौन सा डेटा होगा, जैन का। जैन में मेरा शक कितना था बेटा, 12। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस कितना लिख दिया बेटा, 12,000। साल के एंड में यानी फैब के एंड में मेरा शक कितना हो गया, 12 से 13 हो गया। तो क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या कहते हैं, कैरेट डाउन। और कैरेट डाउन डेबिट पे करेंगे जब भी ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आएगा ना, क्योंकि इसकी नेचर कौन सी है, क्रेडिट नेचर है। तो हमें बीडी को तो कुछ भी करके क्रेडिट पे लाना है, इसलिए सीडी हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट पे। सही है। तो साल के स्टार्ट में शक था 12, साल के एंड में शक हो गया 13। तो सर शक हमारा बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 1000 से। बढ़ गया तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, 1000 से क्रेडिट कर दूंगा। और क्या लिखूंगा, इनकम स्टेटमेंट। ये शो कर रहा हूँ कि जब ये बड़ा है तो हमने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, इनकम स्टेटमेंट में, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सर अगर डिक्रीज होता तो ऑब्वियसली यहाँ लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट के नाम से ही लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। जितने से भी डिक्रीज होता है उसको आप यहाँ लिखते हैं। सही है। कोई एक चीज होगी ऑब्वियसली। अब देखो मेरी दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। और ये कैरेट डाउन बेटा मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया। क्लियर सीन। तो आपने जब भी डाउटफुल डेब्ट्स का अकाउंट बनाना है तो वो प्रोविजन का अकाउंट है। सारे के सारे प्रोविजंस क्या है, कॉन्ट्रा एसेट है। बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। ओपनिंग वैल्यू क्रेडिट पे, क्लोजिंग वैल्यू इधर डेबिट पे। ये सीडी डेबिट पे आएगा तो बीडी क्रेडिट पे होगा। इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट पे लिख दो, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट पे लिख दो। तो डाउटफुल डेब्ट्स के टी अकाउंट बनाने के 3 स्टेप्स हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो और कंपैरिजन कर लो। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज क्या है और टी अकाउंट्स क्या है। ठीक हो गया। अब बेटा एग्जामिनर आपसे अक्सर सवाल कर लेता है कि भाई अगर आप शक कर रहे हो तो शक आप किस बेसिस पे करते हो। ठीक है। तो शक आप किस बेसिस पे करते हो, भाई पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा ना रहा हो, या इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो भी हम शक करते हैं भाई। इसके अलावा कस्टमर के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज हमें सही नहीं मिली तो हमें शक होता है भाई सामने वाले पे हो सकता है हमारे पैसे लेके भाग जाए। हमारी मार्केट, जिस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसकी कंडीशंस खराब हो तो हमें शक होता है कि भाई हमारे पैसे लेके भाग जाएंगे। एज ऑफ डेटर्स, बहुत टाइम हो गया पैसे नहीं मिले तो शक होता है। साइज ऑफ डेटर्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसलिए शक होता है कि भाई पैसे ना मिले। तो एग्जामिनर अक्सर पूछता है स्टेट 2 फैक्टर्स, स्टेट 3 फैक्टर्स, हम क्यों शक करते हैं। तो आप इसको बता सकते हो कि भाई ये चीज़ों पे हम जो है उनको शक कर रहे होते हैं। अब अगली क्लास में हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना है, जो छोटे मोटे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और एक अदर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का कॉन्सेप्ट है, वो सीखेंगे। एंड देन बैड डेब्ट्स की मैंने पूरी 10 साल के पास पेपर्स की वर्कशीट कंपाइल करके रखी, उसको सॉल्व करेंगे। तो जब तक के लिए लेक्चर कॉपी करो और रिकॉर्डिंग्स देख के रिवीजन करो। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।